हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी दोस्त। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स का एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने और उन चैप्टर्स के अंदर के कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। तो पहले लेक्चर में हमने इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस किया था। आज इसका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे आ जाइए, सभी के लिए गुड इवनिंग। चलिए, अविनाश आ गए हैं, शिवम आ गए, सुधांशु, प्रीति, अरुण, जगराम। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। सभी बच्चे आ जाइए, फिर शुरुआत कर लेते हैं। बेटा आप लोग मैसेज करने रखते हैं व्हाट्सएप पर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको रीजन बता दूं, क्लास कभी 10 से 15 मिनट लेट क्यों हो रही है, क्योंकि जो शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो शेड्यूल है ना, उसमें क्लासेस लगातार हो गई है। बिल्कुल 6 से 7 होती है क्लास सिविल थर्ड सेम की, फिर 7 से 8 होती है मैकेनिकल वाले बच्चों की, फिर 8 से 9 होती है सिविल थर्ड की, फिर 9 से 10 आपकी है। तो इसमें लगातार जब क्लासेस होती है ना, तो जैसे मैंने अभी इससे पहले क्लास खत्म की जो 8 से 9 वाली क्लास थी सिविल थर्ड सेम की, तो उसको खत्म करने के बाद उसकी क्लास का पीडीएफ इंपोर्ट करने में और आपका पीडीएफ यहाँ पर मतलब उस क्लास का पीडीएफ को एक्सपोर्ट करने में और इसको इंपोर्ट करने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, फिर नई क्लास का शेड्यूल बनाना। तो इसीलिए 5-10 मिनट वेट कर लिया करें आप, ठीक है? उसके बाद मैसेज किया करें। लगभग जब आप 15 मिनट वेट करने के बाद ही मैसेज किया करें क्लास होगी या नहीं। अगर कभी क्लास नहीं होगी ना, तो आपको पहले ही अपडेट दे दी जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यहाँ से कि बच्चों आज क्लास नहीं हो रही है। अगर नोटिफिकेशन नहीं गया तो क्लास जरूर होगी, तो 5-10 मिनट प्लीज वेट कर लिया करें। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, ओके? ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा वेट कर लिया करें आप। चलिए, तो सॉइल मैकेनिक्स की भाई शुरुआत करने वाले हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का सिलेबस मैंने आप सबको समझा दिया था ऑलरेडी, ठीक है? सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें इसमें भाई एक तो इंपोर्टेंस देखनी है सॉइल स्टडी की। सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल स्टडी हम क्यों करते हैं, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। इसमें हमें दूसरा जियोलॉजिकल ओरिजिन देखना है सॉइल का, सॉइल की जो भूगर्भीय उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, ठीक है? इसमें हमें रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़नी है, एलुवियल डिपॉजिट पढ़नी है, लैक डिपॉजिट पढ़नी है, लोकल सॉइल पढ़नी है जो यूपी में पाई जाती है, डेंस और लोएस्ट मतलब ड्यून्स और लोएस्ट पढ़ना है, ग्लेशियल डिपॉजिट, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर टॉपिक के नाम ये तो इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको जब चैप्टर शुरू करना है तो सबसे पहले नोट्स में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे टॉपिक्स। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पर मैंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, यानी जो बीटीयूपी ने सिलेबस दिया ना ये वाला, इसी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉपिक की फॉर्म में, ताकि चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम सॉइल से शुरुआत करेंगे कि मिट्टी होती क्या है, किसे कहते हैं सॉइल। सबसे पहले सॉइल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना? सॉइल क्या होता है। अब सॉइल हमें एक्चुअली सॉइल की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। जियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन अलग है, एग्रीकल्चरिस्ट ने अलग डेफिनेशन दी है, बट हम इंजीनियरिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिर्फ 3-4 डेफिनेशन होती है सॉइल की, हमें सिर्फ पढ़नी है इंजीनियर्स ने जो डेफिनेशन दी है वो वाली, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है? तो एक डेफिनेशन सिर्फ पढ़ेंगे, यहाँ पर 3-4 नहीं पढ़नी है। इसके बाद फिर सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है ये समझेंगे। फिर क्या समझेंगे हम, सॉइल मैकेनिक्स मृदा यांत्रिकी किसे कहते हैं, ठीक है? सॉइल पढ़ लेंगे, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लेंगे। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद फिर जो आपके सिलेबस का टॉपिक है ना ये वाला, इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, फिर इसे पढ़ेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग में मृदा अध्ययन का महत्व क्या है, फिर इसको समझेंगे तीसरे टॉपिक को, ठीक है? उसके बाद चौथा जो टॉपिक है आपका उसे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है? चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा का बनना, यानी मृदा बनती कैसे है, सॉइल का वास्तव में निर्माण कैसे हुआ, इसको समझेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर आपका जियोलॉजिकल ओरिजिन आ जाएगा। मतलब ये जो टॉपिक है ना, तो ये जो सिलेबस में दिया है इधर, जो ये वाला जियोलॉजिकल ओरिजिन जो है, इस जियोलॉजिकल ओरिजिन को समझ लेंगे यहाँ पर 5वें टॉपिक में, ठीक है? इसी ओरिजिन में हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, रेजिडुअल, ट्रांसपोर्टेड, एलुवियल, लेक है ना, लेक डिपॉजिट, लोकल सॉइल, सारी की सारी सॉइल हम इसी में पढ़ लेंगे इस 5वें टॉपिक में। तो 5 टॉपिक ये हो गए। 2 टॉपिक यहाँ पर आपको और समझने, एक तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉइल इंजीनियरिंग वर्क के लिए भाई ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उन सबके नाम, भारत में मृदा इंजीनियरिंग कार्य से संबंधित संगठनों के नाम क्या है, और लास्ट में सॉइल मैप ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो 2 टॉपिक है ना ये वाले, एक तो ये वाला टॉपिक हो गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉइल मैप ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ टॉपिक वाइज लिख दिया है। तो टोटल 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं बेटा, ठीक है? अविनाश जी डिफरेंस है बेटा, अगर आपने पुराने वीडियो से नोट्स बना लिया तो डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। ओल्ड लेक्चर्स में ये वाले टॉपिक आपको देखने को नहीं मिले होंगे, जिसमें इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग ये टॉपिक नहीं था, ठीक है? उसमें आपके ये टॉपिक नहीं होंगे, सॉइल मैप ऑफ इंडिया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक नहीं होंगे। तो जो ओल्ड वाले में नहीं है ना, अगर आपने लिख भी लिए हैं तो इनको बस एड ऑन कर लीजिएगा, है ना? बाकी मैंने आपसे पहले ही अपडेट दिया था शुरू में ही कि आप नए वाले लेक्चर्स के पीडीएफ जो मिलेंगे उनसे नोट्स बनाइएगा। फिर भी अगर आपने बना लिए हैं बहुत जल्दबाजी में, तो आप बस ये देखते जाइए कौन सी चीज एक्स्ट्रा है तो उसको एड ऑन कर लेना। बाकी फिर आगे जो चैप्टर्स आएंगे ना नए से ही बनाना नोट्स, ठीक है? चलिए शुरू करें भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉइल से पढ़ना। कौन बताएगा सॉइल क्या है? सबसे पहले कौन बताएगा कि सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल के बारे में कौन बताएगा? बताइए भाई, सॉइल क्या है? सॉइल मतलब मृदा या मिट्टी। बताइए भाई, मृदा क्या है? मृदा मृदा क्या है बताइए? इंजीनियरिंग डेफिनेशन देनी है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक इज कॉल्ड सॉइल। वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। इन्होंने बताया कि सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल जो होता है, जो कि कहां से ऑब्टेन होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक से, यानी चट्टानों की वेदरिंग से। चट्टानों को जब हम तोड़ेंगे तो चट्टानों के टूटने से जो हमें नरम जो असंगठित पदार्थ मिलता है ना, उसे हम मृदा कह देते हैं, ठीक है? जो बच्चा यहाँ पर कह रहा है टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, बेटा ये इंजीनियरिंग डेफिनेशन नहीं है, पेपर में लिख दोगे 0 नंबर मिलेगा, ठीक है? टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ये नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल नहीं लिखना है।
रोहित का फिर भी ठीक है डेफिनेशन कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक के डिसइंटीग्रेशन से कह दो, या वेदरिंग से कह दो, या इरोजन से कह दो। मतलब रॉक की वेदरिंग होना भी रॉक का टूटना होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन भी रॉक का टूटना होता है। तो रॉक के टूटने से जो हमें सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मिल रहा है ना, वो आपका सॉइल है। ठीक है, हाँ रानी का ठीक है, रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसे सॉइल कह देते हैं। बहुत बढ़िया। द एरिया इन विच ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। संगम सिंह जी, मैंने कहा था ना आपको एग्रीकल्चरिस्ट के आधार पर नहीं बतानी डेफिनेशन। ये आप कृषि विज्ञान वाली सॉइल की डेफिनेशन दे रहे हैं कि मतलब वो वाला एरिया जिसमें कि आप पेड़ पौधे उगाते हैं उसे हम मिट्टी कहते हैं, अर्थ के उस सरफेस को मिट्टी कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर वाली डेफिनेशन है। मैंने कहा आपको इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन देनी है, और इंजीनियरिंग में हमें मिट्टी कहां से मिल रही है? चट्टानों से। ठीक है, तो कुछ बच्चों की डेफिनेशन सही थी, कुछ की गलत थी। मान लीजिए कोई चट्टान है आपकी, ये क्या है? ये कोई भी एक रॉक है। रॉक बोले तो हिंदी में चट्टान। समझने पे फोकस करना, नोट्स पीडीएफ से देख के बनाएंगे, यहाँ पर समझना है पूरा। ठीक है सर, पूरा पीडीएफ चाहिए था, नहीं मिल पाएगा एक साथ पूरा पीडीएफ। जितना पढ़ाते जाएंगे उतना देते जाएंगे। ठीक है, आगे मत भागिए, पूरा पीडीएफ चाहिए। यहाँ नहीं दिया जाएगा बेटा, यहाँ पर जितना पढ़ाते जाएंगे उतना साथ साथ देते जाएंगे। कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं आप लोग तो पहले सब कुछ दे देते हैं कि आपको लो भैया पीडीएफ घर से बैठ के पढ़ लो। कैसी बुद्धि हो गई है यार। इधर देखो, ये रॉक है ना, तो इस रॉक में से क्या हुआ? इस रॉक की बेदरिंग हो गई बेटा। देखिए दो शब्द याद रखेंगे, एक तो बेदरिंग कह दीजिए आप, बेदरिंग या तो बेदरिंग बोल दीजिए। ठीक है, अपक्षय कहते हैं इसको हिंदी में, अपक्षय। ठीक है, या आप डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब जुड़ना और डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना। इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना। ठीक है, तो आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही रहेगा, बेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन का। जब इन चट्टानों की बेदरिंग होती है या चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब चट्टान टूट जाती है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ से ये जो पार्टिकल है आपके, यहाँ से चट्टान के कुछ पार्टिकल टूट गए, ये पार्टिकल टूट गए, और ये जो पार्टिकल टूट करके कहाँ गए भाई? ये जो पार्टिकल यहाँ से टूटे हैं, ये पार्टिकल जो टूटे हैं, टूट करके लुढ़क करके इधर को आ रहे हैं। इधर को आके मान लो कहीं जाकर के एक जगह इकट्ठा हो गए, एक जगह जाकर के क्या हो गया बच्चों? एकत्रित हो गए। तो यहाँ पर जाकर के जो इकट्ठे हो रहे हैं क्या कह देंगे हम? यही आपकी सॉइल। इसे क्या कह देंगे? सॉइल। जब ये चट्टान से पार्टिकल टूट करके आ रहे हैं, तो टूट के आते समय भाई यहाँ पर इनमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर और मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? इनमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स और मिल जाएंगे। तो वास्तव में जो सॉइल आपको मिलती है ना, वो सॉइल क्या क्या मिलेगी? एक तो रॉक के टूटे हुए टुकड़े हो गए, साथ में इनमें कुछ कार्बनिक पदार्थ और मिल गए, इनमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल और मिल गए। ऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो कार्बनिक पदार्थ इनमें आपके और मिल गए। ऑर्गेनिक मैटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, और इसमें मिल गए हैं, तो इससे आपकी क्या बन गई? सॉइल बन गई। क्या बन गई बच्चों? यहाँ पर आपकी सॉइल बन गई, सॉइल। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलिए, ये चीज सभी को समझ में आ रहा है? चट्टान थी, चट्टान की बेदरिंग हो गई या फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया, उससे चट्टान के पार्टिकल टूटे, तो चट्टान के टूटने को हमने कह दिया बेदरिंग। बेदरिंग होने के बाद फिर यहाँ से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो भाई यहाँ पर ये पार्टिकल जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा जाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में पानी हो सकता है, पानी के साथ बह के चले जाएंगे, या तेज हवा के साथ चले जाएंगे, या फिर भाई ऊंची जमीन है और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी द्वारा लुढ़कते हुए चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, या आइस के द्वारा, किसी भी एजेंट के द्वारा जो ये जो आपके पार्टिकल है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर ये एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे पार्टिकल। ठीक है, तो वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, इनमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स और मिल जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? मिट्टी मिल जाएगी। ये क्या होगी बच्चों? ये हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका यहाँ पर सॉइल। ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों सॉइल। क्लियर हुआ? सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर कहां से ऑब्टेन होंगे बेटा? ऑर्गेनिक मैटर अर्थ सरफेस पर ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल, कार्बनिक पदार्थ, बहुत कार्बनिक पदार्थ है। चट्टान यहाँ पर होती है ना, चट्टानों के पार्टिकल टूटते हैं तो बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ मिल जाएंगे। जहां से पार्टिकल टूट कर जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे इसमें कार्बनिक पदार्थ मिले होंगे। ऑर्गेनिक मैटर वनस्पति वगैरह, घास फूस, पत्ते, पेड़ पौधे के, पेड़ पौधों की जड़ें, ये सब मिक्स हो जाती है इनमें, तो सब ऑर्गेनिक मैटर ही तो होते हैं। ये सभी तो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बच्चों। ठीक है, शिवम गुप्ता जी एयर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। जब हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ाएंगे ना तो वहां पर सारा कुछ बताएंगे। जब वाटर के साथ बह करके मिट्टी आएगी तो एलुवियल सॉइल हो जाएगी, एयर के साथ बह करके आएगी, उड़ करके आएगी तो आपकी एओलियन सॉइल हो जाएगी। तो वो सारी चीजें पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। फिलहाल इतना सुन लीजिए कि सॉइल है क्या। तो सॉइल क्या है बच्चों? कोई एक चट्टान है, चट्टान की बेदरिंग हो गई या डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी चट्टान टूट गई। चट्टान के टूट जाने से जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, स्थानांतरित हो गए। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर के इन रॉक पार्टिकल्स में कुछ कार्बनिक पदार्थ और मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगी मिट्टी। तो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नरम असंगठित पदार्थ है जो कि चट्टानों की बेदरिंग से प्राप्त होता है। मिट्टी क्या है बच्चों? सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बेदरिंग ऑफ रॉक से, उससे सॉइल कहते हैं, सिंपल परिभाषा। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पर आपको ये बोर्ड पर लिख के चीजें समझाई है। अब इसी को डेफिनेशन की फॉर्म में आप देख सकते हैं, इसी को डेफिनेशन की फॉर्म में देख सकते हैं आप लोग कि चट्टानों के टूटने से प्राप्त, भाई चट्टानें टूटी और उनके टूटने से क्या प्राप्त हो रहा है आपको? तो यहाँ पर नरम असंगठित यानी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड, नरम असंगठित अर्थ मटेरियल को सॉइल कहते हैं। तो भाई चट्टानों के टूटने से, किससे बच्चों? चट्टानों के टूटने से जो हमें प्राप्त नरम असंगठित अर्थ मटेरियल है उसी को सॉइल कहते हैं। ये इंजीनियर्स वाली डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखा दी, कोई एक चट्टान थी ये वाली। अब इस चट्टान के जो पार्टिकल है ना, चट्टान के जो पार्टिकल है, यहाँ से कुछ पार्टिकल यहाँ से टूटे, कुछ यहाँ से, मैं सेम कलर यूज कर ले रहा हूँ, मतलब मैं इसी तरह का कलर यहाँ पर जो है यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से टूटे, कुछ पार्टिकल इधर से ये जो पार्टिकल है बच्चों ये टूट के आए, और ये पार्टिकल टूट करके किधर आ रहे हैं? इधर को आए टूट करके पार्टिकल, और यहाँ करके इकट्ठे हो गए, यहाँ पर आकर के यहाँ के इकट्ठे हो गए, तो ये क्या बन गया? सॉइल। यहाँ पर रॉक थी, रॉक की यहाँ पर बेदरिंग हुई।
ठीक है ना। रॉक की क्या होगी बच्चों, बेदरिंग हो गई। रॉक की बेदरिंग से क्या हुआ, जो आपको सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल मिल रहा है, इसी को हमने सॉइल कह दिया। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर बच्चों। सैंड को सॉइल में कैटेगराइज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ सैंड कोई नहीं, अब ग्रेवल भी सॉइल ही होती है एक तरह की। जो आपकी ग्रेवल होती है गिट्टी, वो भी एक तरह की सॉइल होती है। आगे पढ़ेंगे आप, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत आगे जा रहे हैं अभी आप, बहुत आगे जा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ परिभाषा बताई जा रही है मिट्टी की, वहां तक रहिए, सारा कुछ मत अभी ओपन करिए, एक एक करके चीजों को सिस्टेमिक वे में समझते चलिए। अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है बच्चों जिसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ हो। कंसोलिडेशन नहीं हुआ होने से मतलब क्या है, जैसे कोई मिट्टी है, मान लो ये क्या मिट्टी है आपकी, ये मिट्टी। अब ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी के जो रंध्र है ना, इस मिट्टी के जो रंध्र है, रंध्र ये वाले बॉइड्स, ये बॉइड्स, खाली जगह होती है ना बीच बीच में बॉइड्स होते हैं। तो इन बॉइड्स में दो चीज आ जाती है, एक एयर आ जाता है आपका एंड दूसरा वाटर। एयर और वाटर आ जाता है। तो एयर को बाहर निकालने को तो हम कहते हैं कंपैक्शन, और वाटर को इसमें से बॉइड्स में से बाहर निकालें हम तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो इसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, यानी इस मिट्टी में जो है पानी भी अवेलेबल है बॉइड्स में, यानी अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, इनका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब समझ आ गया सभी को। अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है असंघनित, यानी इसके बॉइड्स में पानी अवेलेबल है, वो पानी निकला नहीं है बाहर, इसलिए सॉफ्ट है, नरम है, इसलिए हमने कह दिया नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को सॉइल कह दिया। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आया। बाकी नोट में ये भी याद रखना है कि जो सॉइल होता है वो रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। सॉइल क्या है भाई, यहाँ पर सॉइल सभी को समझ आया, सॉइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मुझे लगता है ये चीज अच्छे से आपको सभी को समझ में आ गई होगी। और यह एक छोटा सा डायग्राम मैंने लगा दिया, इससे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपकी रॉक थी, इस रॉक की बेदरिंग हुई है, इसकी बेदरिंग होने से आपको सॉइल प्राप्त हुई है। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, मुझे लगता है सॉइल की डेफिनेशन सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉइल मैकेनिक्स। अब क्या समझते हैं बच्चों, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होगा भाई, अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में, तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा और मृदा के गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप मृदा और मृदा के गुणों का अध्ययन करेंगे। बड़े यहाँ गुण लिख लीजिएगा, ये टाइपिंग में छोटी सी मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं इसको, ये तो ठीक था। मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, किया आना चाहिए ना, चलिए ठीक है, किया जाता है। तो यहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। मृदा और मृदा के गुणों का हम जिसमें अध्ययन करेंगे वो आपका मृदा यांत्रिकी कहलाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। यहां तक तो क्लियर है, छोटी सी डेफिनेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई तक में पूछा जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के जनक कौन है, मृदा यांत्रिकी के जनक किसे कहा जाता है। इनका नाम याद रखेंगे सब बच्चे, कार्ल टरजागी। ये है कार्ल टरजागी, देख सकते हैं आप इन्हें, ये इनका फोटो है, कार्ल टरजागी। ये कौन है, ये भाई आपके सॉइल मैकेनिक्स के जनक हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1923 ईस्वी में कार्ल टरजागी ने थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन दिया था, संघनन का सिद्धांत दिया था। ये संघनन का सिद्धांत आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये सिद्धांत आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। मतलब डेट 1923, 1924, 25 ऐसी कुछ है समथिंग, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअल डेट अलग अलग देखने को मिलेंगे, गूगल पे देखेंगे तो कुछ और भी दिखा दे, कुछ बुक्स में 1925 भी लिखा होगा, कुछ में 1924 भी लिखा होगा, तो ये डेट आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। वैसे ये ज्यादा सही है 1923 वाला, ठीक है। बाकी आपसे ये नहीं पूछा जाता किस सन में ये सिद्धांत दिया था, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे, कार्ल टरजागी, ठीक है। सिर्फ ये वाली लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतनी ये लाइन इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके लिए, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको सॉइल मैकेनिक्स समझ में आ गया। सॉइल मैकेनिक्स क्या है भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। सॉइल मैकेनिक्स के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल टरजागी को, कार्ल टरजागी, ठीक है। इन्होंने जो है संघनन का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये इनका फोटो है। अच्छा, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी इनके बारे में और बता देते हैं, बाकी उसे याद नहीं रखना आपको, बस ये एज ए जी के पॉइंट याद रख सकते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, कि इनका पूरा नाम था कार्ल वॉन टरजागी, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1883 को हुआ था, 1883 में हुआ था, और 25 अक्टूबर 1963 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियाई मैकेनिकल इंजीनियर है, ये भू तकनीकी इंजीनियर है और भूवैज्ञानी थे, ठीक है। कौन थे भाई, ये कार्ल टरजागी जो है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1883 को हुआ था, मृत्यु 25 अक्टूबर 1963 को हुई थी। ये एक ऑस्ट्रेलियाई मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, देखने से भी लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियर है ये, साथ में ये भू तकनीकी इंजीनियर भी थे और भू वैज्ञानिक भी थे, जिन्हें मिट्टी यांत्रिकी और भू तकनीकी इंजीनियरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। जनक मतलब फादर, तो इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं, मतलब यही है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस, मतलब एक छोटा सा पॉइंट बता दिया अलग से, तो ये एडिशनल पॉइंट है, इसको आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, इतने को नोट्स में सिर्फ ये लिखना है जो इधर लिखा है, ठीक है। ये नहीं लिखना है इनके बारे में डिटेल मत लिखिएगा, बस मैंने थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे दी इनके बारे में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ के हम आगे तीसरे टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक अपने समझ लिए, हमने 2 डेफिनेशन समझ ली, एक हमने समझ लिया सॉइल क्या है, दूसरा सॉइल मैकेनिक्स क्या है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग। आप खुद बताइए भाई, क्यों कर रहे हैं आप सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी, बताइए क्या इंपोर्टेंस है इसकी, ठीक है, बोलिए भाई, इंपोर्टेंस बताइए, इंपोर्टेंस क्या था। सिविल इंजीनियरिंग में मिट्टी का अध्ययन वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी प्रभावित करती है कि इमारतें, सड़कें और अन्य संरचनाएं समय के साथ कितनी अच्छी तरह से खड़ी होंगी और काम करेंगी। भाई मिट्टी से ही तो आप बता पाएंगे,
क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही आपको फाउंडेशन बनानी है और फाउंडेशन के ऊपर ही पूरी संरचना खड़ी होगी आपकी। तो इसीलिए मिट्टी का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी ही प्रभावित करती है भाई किस चीज को, कि जो आपकी इमारतें हैं ना, इमारतें हो गई या सड़कें बनेंगी या कोई भी संरचना है, अन्य कोई भी संरचना, ये समय के साथ कितनी अच्छी तरह खड़ी होगी और काम करेगी, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों? तो ये मिट्टी पर ही तो डिपेंड करेगा कि कोई भी इमारत, सड़क या अन्य संरचना समय के साथ कितनी अच्छी तरह खड़ी होंगी और काम करेंगी, ये मिट्टी पर ही डिपेंड करेगा। मिट्टी इस चीज को प्रभावित करती है। ठीक है, बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है सभी को? ये यहां तक समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कि इसके जो जो इंपोर्टेंस है उन सभी पॉइंट को। तो इंपोर्टेंस सुनिए भाई क्या क्या है, मतलब इंपोर्टेंस क्या है सॉइल मैकेनिक्स की। तो पहली इंपोर्टेंस है फाउंडेशन स्टेबिलिटी, है ना, नींव की स्थिरता। पहले तो हेडिंग से याद कर लीजिए एक बार। पहला क्या हो जाएगा? फाउंडेशन स्टेबिलिटी। नींव जो है आपकी स्थिर रहेगी ना, नीम की जो स्टेबिलिटी है ये भी सॉइल पर डिपेंड करेगी। तो किसी भवन या सड़क के नीचे की मिट्टी उसकी नींव का काम करती है। यदि मिट्टी मजबूत, भाई मिट्टी मजबूत या स्थिर नहीं है तो इससे संरचना जो है असमान रूप से निषेधन कर सकती है। यानी संरचना निषेधन का मतलब सेटल कर सकती है, नीचे बैठ जाएगी। निषेधन का मतलब होता है बच्चों सेटल कर जाना। अगर जो मिट्टी है भाई, इसके नीचे की जो मिट्टी है वो मजबूत नहीं है और वो स्थिर नहीं है, तो जो संरचना इसके ऊपर आप बनाएंगे ना वो असमान रूप से सेटल कर जाएगी। ठीक है, मतलब ये कोई संरचना है, मान लो ये कोई भी संरचना थी, ये वाली, ये कोई संरचना है, मान लो ये वाला हिस्सा इसका नीचे बैठ गया और ये ऊपर ही रह गया, तो इसे कह देंगे असमान सेटलमेंट हो गया, स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी टेढ़ी सी। ठीक है, तो असमान रूप से निषेधन कर सकती है या फिर ये संरचना पूरी तरह ढह सकती है अगर इसके नीचे की जो मिट्टी है ना वो मिट्टी मजबूत नहीं है और स्थिर नहीं है। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेबिलिटी। तो फाउंडेशन स्टेबिलिटी के लिए भी आपकी सॉइल का बहुत महत्व है। ये बात सभी को समझ आई? बोलिए, पहली इंपोर्टेंस समझ में आ गई? सॉइल स्टडी की पहली इंपोर्टेंस क्या है? सॉइल का अध्ययन क्यों करते हैं? बोलिए संदीप मौर्य। मैंने क्या बोला आपसे? आपको ओल्ड लेक्चर और न्यू लेक्चर में, नए वाले लेक्चर जो मिल रहे हैं ना, इनमें कुछ अपडेटेड चीजें मिलेंगी। इसलिए बेवकूफ हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ओल्ड लेक्चर से नोट्स नहीं बनाने हैं। नए वाले में जो नया सिलेबस है ना उसके आधार पर चीजें हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे आपको जो पुराने में नहीं थे और वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आप समझ नहीं रहे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में है या नहीं? इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, ये पुराने कोर्स में नहीं पढ़ाया गया था टॉपिक, यहाँ पर ऐड किया गया इसको, ये रहा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अलग क्या होता है भाई? जब आपको अलग अलग छोड़ो, पुराना पढ़ो ही मत आप, जो मैंने कह दिया सीधे नया पढ़ो आप, खोल के मत देखो पुराना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंपोर्टेंस की बात कर रहे थे। तो पहली इंपोर्टेंस आपकी होगी फाउंडेशन स्टेबिलिटी, नीम का या नीम की स्थिरता। नीम की स्थिरता में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे किसी भवन या फिर सड़क के नीचे की जो मिट्टी होती है वो भाई इसके लिए एक नीम का काम करती है। ठीक है, अगर ये मिट्टी जो है मजबूत या फिर स्थिर नहीं होगी तो इससे जो संरचना इसके ऊपर आप बनाएंगे ना वो संरचना असमान रूप से सेटल कर सकती है या फिर पूरी तरह से ढह सकती है। ये बात लिख देंगे सब बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के इसकी दूसरी इंपोर्टेंस समझते हैं। यही सेम चीज अंग्रेजी में भाई आपकी, सॉइल अंडरनीथ ए बिल्डिंग और रोड एक्ट एज इट्स फाउंडेशन। जो सॉइल है जो कि बिल्डिंग और रोड के नीचे है वो इसके लिए एक तरह से फाउंडेशन की तरह काम करती है। इफ द सॉइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, अगर सॉइल आपकी स्ट्रॉन्ग या स्टेबल नहीं है तो इट कैन कॉज द स्ट्रक्चर टू बी सेटल। स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी? सेटल कर जाएगी अनइवनली, असमान रूप से, या फिर भाई क्या कर सकती है? ये कोलैप्स भी कर सकती है, ढह सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी चीज लोड बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा इंपोर्टेंस क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर सॉइल का? दूसरा इंपोर्टेंस आ जाएगा लोड बियरिंग कैपेसिटी, भार उठाने की क्षमता। तो अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग मात्रा में वजन सहन कर सकती है। किसी मिट्टी की तो भाई लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो पहले ये तो लिखेंगे कि अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग मात्रा में वजन को सहन कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है ये भारी इमारत को उतना नहीं संभाल सकती जितना कि रेतीली मिट्टी संभाल सकती है। इसलिए तो सैंड को हम सीमेंट में यूज करते हैं, तभी तो मसाला बनाते हैं भाई। सैंड और सीमेंट मिला के तो सैंड मोटार बनाते हैं हम। तो वो क्या करती है भाई? वो बहुत हैवी लोड को भी बियर कर सकती है। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी में यही याद रखना आपको कि अलग अलग तरह की मिट्टी की लोड बियरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए यहां तक क्लियर है? सर हमने ओल्ड लेक्चर से पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स, तो क्या दिक्कत है? कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, इनको सीख लीजिए कि पढ़ना ही नहीं है आपको। नहीं पढ़ना तो ओल्ड सिर्फ जाइए, मत पढ़िए आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ओल्ड और नए में यही तो फायदा है। नए वाले लेक्चर में जो आपके सिलेबस के आधार पर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सब यहाँ कराए जाएंगे। बार बार एक चीज क्यों लिख रहे हैं आप कमेंट में? ब्लॉक कर दूंगा, बताइए। कह दिया ना आपसे, मैं कहते कहते थका हूँ कि नए लेक्चर से पढ़िए आराम से, नए से नोट्स बनाइए। पुराना पढ़ भी लिया तो वो नॉलेज मिली आपको, अब उसको दोबारा नए से पढ़िए तो कुछ पुरानी वाली सारी चीजें आएंगी और कुछ चीजें नहीं आएंगी यहाँ पर। तो नई चीजों को ऐड करते जाना पुराने नोट्स में, दोबारा मत करना ये कमेंट। ठीक है, उन्हीं चीजों को ऐड करते जाना जो जैसे टॉपिक नया है तो इसको ऐड कर लेना अपने उस पुराने नोट्स में, अगर आपने उससे पढ़ लिया है तो। ये दोबारा नहीं पढ़ना है आपको, नए से तो पढ़ना है ना भाई, नए सिलेबस के आधार पर। तो दो हेडिंग हम समझ चुके। कौन कौन सी? सबसे पहली हेडिंग हमने यहाँ समझ ली भाई फाउंडेशन स्टेबिलिटी, दूसरा हमने समझ लिया लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तीसरा अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पर सॉइल ड्रेनेज। तीसरा इंपोर्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों? सॉइल ड्रेनेज, यानी कि मृदा जल निकासी। मृदा जल निकासी तीसरी इंपोर्टेंस हो जाएगी इसकी, कि मृदा अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पानी जमीन के माध्यम से कैसे बहता है। ठीक है, यानी कि सॉइल ड्रेनेज के बारे में हमें समझ में आ जाएगा अगर हम सॉइल की स्टडी करेंगे तो। क्लियर है ना? तो सॉइल की स्टडी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो पानी है वो पानी भाई जमीन के माध्यम से कैसे बहता है। जमीन के माध्यम से बहने का मतलब क्या है? कि जमीन के नीचे को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या इसके अंदर सीपेज कर रहा है या और नीचे परकुलेट कर रहा है। जब आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीजों में बोल रहा हूँ ना, सब आपको आगे समझ में आएगा।
जब अर्थ के ऊपरी सतह से पानी नीचे प्रवेश करेगा तो इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। जब जमीन के नीचे अलग अलग लेयर्स हैं, जब पानी एक लेयर से दूसरी लेयर में प्रवेश करेगा तो उसे कहते हैं पर्कुलेशन। जब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो उसको कहते हैं सीपेज। तो ये सारी चीजें आपको सॉइल की स्टडी के बाद ही पता चलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये कह दिया कि सॉइल स्टडी से ये समझने में मदद मिलती है कि पानी जमीन के माध्यम से कैसे बहता है। तो ये सॉइल ड्रेनेज हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चौथा आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट सॉइल कंपोजिशन, मृदा संरचना, ठीक है। तो जो आपकी मिट्टी है बेटा, मिट्टी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी के व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब सॉइल कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? सॉइल कंपोजिशन का सीधा मतलब हो गया कि सॉइल का कंपोजिशन मतलब सॉइल में कई प्रकार की मिट्टियां हो सकती है आपकी। मतलब सॉइल कंपोजिशन में कई मिट्टियां शामिल हो सकती है। कंपोजिशन का मतलब कई सारी मिट्टियां एक साथ मिल गई है ना, कई सारे सॉइल्स हो एक साथ मिल गई। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया मिट्टी जो आपकी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसी विभिन्न सामग्री से बनी होती है। मिट्टी में क्या क्या हो सकता है? रेत। रेत का मतलब क्या हो गया बच्चों? रेत का मतलब हो गया सैंड, ठीक है। गाद का मतलब हो गया सिल्ट, सिल्ट सॉइल जो होती है ना। चिकनी मिट्टी मतलब क्ले। तो इन सभी का मिक्सचर आपको देखने को मिल सकता है सॉइल में। तो जो सॉइल होती है, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सॉइल आपके डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनती है, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सबसे। ईच टाइप अफेक्ट्स द सॉइल बिहेवियर। जो प्रत्येक प्रकार की जो भाई सॉइल है ना आपकी, ये सॉइल के बिहेवियर को प्रभावित करती है, सॉइल के व्यवहार को प्रभावित करती है। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इन सभी सॉइल की स्टडी करेंगे। तो सॉइल की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि सॉइल कंपोजिशन में जो प्रत्येक प्रकार की सॉइल है ये उसको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, ठीक है। क्लियर भाई? ये चीज सभी को समझ में आ गया सॉइल कंपोजिशन के बारे में? क्या बताया आपको? सॉइल कंपोजिशन का मतलब है कि जो सॉइल होती है ये आपकी सिल्ट है ना, पहले कह दीजिएगा आप, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सबके कंपोजिशन से बनी है सॉइल। अब इन सबके कंपोजिशन से बनी है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रत्येक आपके सैंड हो गए, सिल्ट हो गए, क्ले हो गए, ये प्रत्येक प्रकार की सॉइल आपके सॉइल कंपोजिशन को प्रभावित कर सकती है। ये आपको यहाँ पर समझना था, ठीक है। इसके बाद चार आपको ये हेडिंग्स इसमें याद रखनी थी। ये चार हेडिंग है बेटा इंपोर्टेंस में, तो मुझे लगता है आप इजीली याद कर पाएंगे। क्या क्या है? फाउंडेशन स्टेबिलिटी, कि जो आपकी मिट्टी है, ये मिट्टी इसके ऊपर बनने वाली प्रत्येक संरचना के लिए एक नींव की तरह काम करती है। चाहे तो आपकी कोई भी भवन है या सड़क है, इसके नीचे की मिट्टी इसके लिए एक नींव की तरह, एक फाउंडेशन की तरह कार्य करती है। और ये जो मिट्टी है, अगर ये मिट्टी आपकी मजबूत या फिर स्टेबल नहीं होगी तो इसके ऊपर जो आप संरचना बनाएंगे वो या तो असमान रूप से सेटल कर सकती है या फिर पूरी तरह ढह सकती है। ये हमने इसमें बताया, ठीक। दूसरी हेडिंग में हमने बताया लोड बियरिंग कैपेसिटी की। अलग अलग प्रकार की मिट्टी की लोड बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, किले, ये भारी इमारत को उतना नहीं संभाल सकती जितना कि रेतीली मिट्टी संभाल सकती है। इसके बाद फिर हमने सॉइल ड्रेनेज की बात करी कि सॉइल की स्टडी अगर हम करेंगे तो सॉइल की स्टडी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जो सॉइल है वो जमीन के माध्यम से कैसे, मतलब पानी जो है आपका, वो पानी जमीन के माध्यम से कैसे ट्रेवल कर रहा है, पानी जमीन के माध्यम से कैसे बहता है, ये आपको समझ में आएगा। और लास्ट सॉइल कंपोजिशन, कि जो सॉइल होती है आपकी वो भाई सैंड, सिल्ट और क्ले, इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्रत्येक प्रकार की सॉइल है ये सॉइल कंपोजिशन को अफेक्टेड करेंगी, प्रभावित करेंगी। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया बेटा। ये इंपोर्टेंट है, सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है। ये थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है, जिस पे मैंने स्टार बनाया है, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले यही दिया है, इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चौथे टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है भाई यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा का बनना। मृदा का बनना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जियोलॉजिकल ओरिजिन भी इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। जो आपका जो इसका भूगर्भीय जो उत्पत्ति है इसकी किस तरह से हो रही है सब समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ से आगे बहुत अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद से आपके सॉइल क्लासिफिकेशन समझ में आने लग जाएंगे। रेजिडुअल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या, सारा कुछ समझ में आएगा सॉइल फॉर्मेशन से। तो ये जो टॉपिक है आपका सिलेबस में इंडिविजुअल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करके मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आगे सब कुछ समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर सॉइल का फॉर्मेशन समझ आ गया तो फॉर्मेशन समझने के जस्ट बाद ही आपको ये जियोलॉजिकल ओरिजिन भी समझ में आ जाएगा। तो जो आगे के दो टॉपिक है, चौथा और पांचवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पांचवा तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जरूर पूछेगा आपके पेपर में। पांचवें में आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा ये वाला, क्योंकि जियोलॉजिकल ओरिजिन में ही आपको एलुवियल सॉइल पढ़ने को मिलेगी, इसी में आपको लैकेस्टाइन सॉइल पढ़ने को मिलेगी, इसी में एओलाइन सॉइल पढ़ने को मिलेगी, कोलुवियल सॉइल, है ना, टेलस, सैंड ड्यून्स, सारे इसमें पढ़ने को मिलेंगे आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ तक तीन टॉपिक में तो दिक्कत नहीं आई, चौथा शुरू कर रहा हूं मैं पढ़ाना। क्लियर हो गया ना? सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स और इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी। अब चौथे टॉपिक पे आते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पर आते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है सब याद रखिएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट था, जिसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप इतना याद रखिएगा। ये आपको समझ में आ गया, चारों हेडिंग इसकी समझ गए थे। अब आते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। तो ये तो हमें समझ में आ गया था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती है मिट्टी, इतना तो पहले हमने हेडिंग में ही समझ लिया था कि जो मिट्टी का निर्माण है वो चट्टानों के टूटने से होता है। तो क्या कह देंगे भाई, जो आपकी चट्टानों के, क्या बोलेंगे, चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है बच्चों, तो आप कहेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से जो है आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, बिल्कुल। तो वही नोट में हमने लिखा भी है, नोट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, मिट्टी जो आपकी फॉर्म हो रही है किस तरह से, ये कोई रॉक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ या इसकी बेजिंग हुई और इससे जो मिट्टी बन रही है
तो जिस ये जो प्रोसेस हो रहा है, पहले चट्टान टूटी, फिर यहाँ से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो गए, एक जगह जाके इकट्ठे हुए, तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं पैडोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं? इसे पैडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सभी बच्चे, पूछ सकता है आपसे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पैडोजेनेसिस कहते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है। बाकी तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है कैसे होता है भाई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से होता है, चट्टानों के विघटन से होता है, चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है सर, एक टॉपिक रह गया। कौन सा टॉपिक रह गया बेटा? एक भी टॉपिक नहीं रहा। कहाँ रह गया टॉपिक बताइए? यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद आएंगे इस पर, तो ये तो मैंने बस इंपोर्टेंट बता दिया था, 5 में इंपोर्टेंट है। पढ़ा तो चौथा ही रहा हूँ मैं, कहाँ रह गया? कोई नहीं रहा, सब तो सही से चल रहा है बेटा, फोकस से समझिए ना। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझ आ रहा है सबको? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है बोलिए? मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चों ने पुराने कोर्स से पढ़ रखा है, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जियोटेक इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स दोनों एक ही है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सबको समझ आ गया बच्चों? चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? और इसका जो प्रोसेस होता है उसको पैडोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, इंपोर्टेंट टॉपिक, जियोलॉजिकल साइकिल। ये जियोलॉजिकल साइकिल कोर्स समझिए ध्यान से, ठीक है? जियोलॉजिकल साइकिल कोर्स समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जियोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? जियोलॉजिकल साइकिल का मतलब ये चट्टान थी, चट्टान के टूटने से मिट्टी बनी, फिर मिट्टी से दोबारा से चट्टान का निर्माण हुआ, फिर चट्टान टूटने से मिट्टी बनी, मिट्टी से फिर चट्टान का निर्माण हुआ। तो ये जो साइकिल है लगातार चलती रहती है, इसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। सॉइल की जियोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? कि चट्टान से मिट्टी बन रही है, मिट्टी से फिर चट्टान बन रही है। यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि सबसे पहले भाई क्या हुआ, रॉक जो थी, रॉक से सॉइल बनी, सॉइल से फिर क्या बना बच्चे? सॉइल से फिर से रॉक बन गई। तो यही हमारी किसमें आएगी? जियोलॉजिकल साइकिल में। अब जियोलॉजिकल साइकिल के स्टेप हम अभी समझेंगे, क्या क्या स्टेप इसमें आएंगे। तो फिलहाल थ्योरी याद रखेंगे, प्रकृति में चट्टानों का बनना, टूटना और टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण। मतलब पहले चट्टानें बनी, फिर चट्टानें टूटी, और चट्टानों के जो टूटी हुई चट्टानें उनका स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए पार्टिकल्स, एवं पुनः चट्टानों का बनना लगातार चलता रहता है। तो कह देंगे चट्टानों के टूटने से मृदा बनना। क्या कह देंगे भाई यहाँ पर? आप बोल देंगे चट्टानों के टूटने से मृदा बनना। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को, चट्टानों के टूटने से मृदा बनना एवं मृदा से पुनः चट्टानों के बनने के चक्र को हम क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है बच्चों? चट्टानों के टूटने से, रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है, और सॉइल से दोबारा से फिर चट्टानें बनती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। ये सॉइल की जियोलॉजिकल साइकिल होती है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया सभी को? अब ये जियोलॉजिकल साइकिल में टोटल 4 स्टेप आते हैं, उन चारों स्टेप को समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यस प्रजापति बता रहे हैं बेदरिंग और इरोजन आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर डिपोजिशन और फिर अपहीवल। बिल्कुल बेटा, तो जो आपका जियोलॉजिकल साइकिल है बच्चों, उसमें 4 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप? 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर बेदरिंग। सबसे पहले क्या आएगा? बेदरिंग। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, बेदरिंग के साथ साथ इसको इरोजन भी कह देते हैं, बेदरिंग या फिर इरोजन ना, मिट्टी का कटाव, या इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होता है ना, अपर्दन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इरोजन मतलब अपर्दन, और बेदरिंग, ठीक है, या इसको डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं आप। बेसिकली हिंदी होती है इसकी अपक्षय। हिंदी क्या होती है भाई इसकी? हिंदी में इसको अपक्षय कहते हैं। याद रख पाएंगे सभी बच्चे? या मैं इधर बना दूं हिंदी में इधर बना दे रहा हूं डायग्राम। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले मैंने कह दिया क्या हो गया इसका? अपक्षय हो गया, है ना। इनको सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आप, बेदरिंग पूरी हेडिंग बनेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या हो गया आपका? अपक्षय हो गया सबसे पहले नंबर पे। अपक्षय से फिर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पे क्या आ गया आपका? दूसरे नंबर पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2 पे क्या आ गया बच्चों? सेकंड आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया बोलिए? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब स्थानांतरण, हिंदी भाषा में स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण के बाद फिर क्या हुआ भाई? स्थानांतरण के बाद बताएंगे क्या हुआ, तो आप कहेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या आएगा बच्चों आपका? यहाँ पर तीसरे पॉइंट में होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब जमाव। डिपोजिशन का मतलब क्या हो गया बेटा? जमाव। जमाव का एक हिंदी शब्द और होता है, जमाव का भाई एक हिंदी शब्द होता है जिसे कहते हैं हम निक्षेपण। जमाव को हिंदी में और क्या कह देते हैं? निक्षेपण। अगर निक्षेपण समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग जमाव शब्द भी याद कर सकते हैं, इसमें आप लोग जमाव लिख सकते हैं, जमाव, या इसको आप लोग जमाव कह सकते हैं। डिपॉजिट होने का मतलब जमाव, जम जाना है ना मिट्टी का, यहाँ पर क्या हो गया? जमाव हो गया, ये भी आप कह सकते हैं। इसके बाद फिर आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट को, इसमें अपहीवल हो गया, जैसे हम उथल फुथल कहते हैं, अपहीवल, उथल फुथल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, बेसिकली इस तरह से साइकिल चल रही है आपकी आगे तक, यूं कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया भाई? यहाँ पर हमने क्या दिया? इसको अपहीवल को हम लोग क्या कह देते हैं? अभ्युत्थान कह दो आप, या उथल फुथल भी कह सकते हैं। अभ्युत्थान हिंदी में, अभ्युत्थान। ठीक, अभ्युत्थान। फिर इस अभ्युत्थान के बाद फिर से आपका चट्टान बनके तैयार हो जाती है। तो ये साइकिल आपकी लगातार चलती रहती है। इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। इसी को क्या कहते हैं भाई? जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं।
ये सब बच्चों को समझ में आ गया जियोलॉजिकल साइकिल, या मैंने इधर हिंदी में बना दिया, इधर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बनी हुई है। सबसे पहले हो रही है बेदरिंग। देखिए कैसे चीजों को याद रख सकते हैं आप। एक चट्टान थी आपकी, ये कोई चट्टान थी, सबसे पहले इस चट्टान में भाई चट्टान टूटी, आपकी चट्टान के पार्टिकल जो थे टूट गए, तो पार्टिकल टूट गए तो मतलब बेदरिंग हो गई। बेदरिंग के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये पार्टिकल एक जगह से और दूसरी जगह आ रहे हैं आपके मूव करते हुए, जिसको हमने ट्रांसपोर्टेशन कह दिया। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मूव करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर ये पार्टिकल कहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे कहीं जमा हो जाएंगे कहीं जाकर के, तो डिपोजिशन हो गया। फिर भाई फिर आपके इस अर्थ में अनवांटेड चेंज की वजह से अपहीवल होगा, उथल फुथल होगी, और फिर से यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी एक जगह आकर के जमा हो जाएगी और फिर से चट्टान का रूप ले लेंगे ये, और फिर चट्टान का फिर से बेदरिंग। ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ रॉक या सॉइल। तो मुझे लगता है ये चीज सब बच्चों को क्लियरली समझ में आ गई होगी भाई, सभी को समझ में आ गया ये, ठीक है। तो अब इसके जो स्टेप है जियोलॉजिकल साइकिल के चारों स्टेप, ये वाले चारों स्टेप, इन चारों स्टेप को सबसे पहले हमें पढ़ना होगा। इसके बाद फिर हम सॉइल पर आ जाएंगे, इसके क्लासिफिकेशन पर। जो जियोलॉजिकल ओरिजिन है ना सॉइल का, यहीं से हो रहा है। तो जियोलॉजिकल ओरिजिन में ही आपका जियोलॉजिकल साइकिल आएगा। इसी में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो यहीं पे ट्रांसपोर्टेड आपको ट्रांसपोर्ट जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ना वो समझ में आएगी और रेजिडुअल सॉइल समझ में आएगी। यहीं पे जब सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट करेगी ना, अगर पानी के साथ ट्रांसपोर्ट करेगी तो उसमें आपको एलुवियल सॉइल पढ़ने को मिलेगा रनिंग वाटर के साथ। अगर लेक की तली पर आकर के सॉइल जमा होगी तो लेकस्टाइन सॉइल पढ़ने को मिलेगा। एयर के साथ सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर के आएगी तो उसको फिर हम लोग कह देंगे एलुवियल सॉइल। सब आपको इसी में पढ़ने को मिलेंगे, सारा कुछ इसी में पढ़ने को मिलेगा। इसी में आपका जो 5वां टॉपिक है ना इसी में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर भाई ये चीज पढ़ ली है कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सॉइल का, ये पढ़ लिया है। इसमें जो जियोलॉजिकल साइकिल के टर्म है ये पढ़ना बाकी है, तो यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, है ना। बेदरिंग से आगे अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बेदरिंग से आगे हम लोग अगले लेक्चर से बच्चों कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो जो पढ़ा है उसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी कुछ पूछना है। मैं लास्ट में टाइम देता हूं आपको। ये 4 टॉपिक हमने शुरू के पढ़े हैं, अभी चौथा टॉपिक हमने चल रहा है, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ये वाला टॉपिक। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कैसी भी कंफ्यूजन हो तो पूछें आप, क्लियर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी को तो कुछ पूछना है किसी को।